Good afternoon, everyone. I hope all of you are fine. And today I'm back with the same lesson on the Jude of the world, and we are going to finish this lesson today. So, before starting this lesson, I would revise some of the points that in the previous chapter we were reading about Abdurrahman's governance and his efforts to beautify his cities, and also his administrative steps that he undertook to enhance the economy of his country, the trade, commerce, and everything like that. We have seen that he made Spain one of the most richest countries of the Europe, cities of the Europe. And now we will move towards the next part. We have read about industry and trade. Now we will see that what steps he took to boost his agricultural methods and to give a boost to the agricultural production. The Spanish Arabs introduced agricultural methods practiced in Western Asia. They dug canals, cultivated grapes, and introduced, among other plants and fruits, rice, apricots, peaches, pomegranates, oranges, sugarcane, cotton, and saffron. The southeastern plains of the peninsula, especially favored by climate and soil, developed important centers of rural and urban activity. Here, wheat and other grains, as well as olives and other fruits, were raised by a peasantry who worked the soil on shares with the owners. Okay, now in this paragraph, we come to know about different crops they grow there. बहुत सी फसलें जो वहाँ उगाई जाती थी, उनका तरीका हमने देखा कि वहाँ पे कैनाल्स खोदी गई, नहरें खोदी गई और अंगूर उगाए गए और इस बहुत से प्लांट्स और फ्रूट्स, चावलों की फसल और खुबानी, आड़ू, अनार, संतरा, गन्ने की फसल, कॉटन यानी कि कपास और ज़ाफ़रान उगाए गए। और क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा था, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ की जो सॉइल यानी कि मिट्टी ऐसी थी कि वो बहुत ज़्यादा सरखेज़ थी और टेम्परेचर ऑल्सो वॉज वेरी कोऑपरेटिव, और जिसकी वजह से वहाँ पे रूरल और अर्बन एक्टिविटी जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे वीट, गंदम और अदर काइंड ऑफ ग्रेन्स या फसलें भी उगती थी। ऑलिव्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं स्पेन के, तो ऑलिव्स की फसल उगाई जाती थी और इस तरह के दूसरे फ्रूट्स लगाए जाते थे। और वहाँ पे लोग जो थे, वहाँ पे जो पीजेंट्स थे, जो वहाँ के किसान थे, वो अपनी मिट्टी पे काम करते थे और अपने जो ओनर्स थे, जो जिनकी ज़मीन पे वो काम करते थे, उससे वो अपने शेयर्स मतलब जो भी उनकी फसल होती थी उसके शेयर्स शेयर करते थे। तो दिस वाज द सिस्टम देयर टू ग्रो क्रॉप्स. This agricultural development was one of the glories of Muslim Spain and one of the Arabs' lasting gifts to the land. For Spanish gardens have preserved to this day a Moorish character. Okay, तो Moorish जो है it's a specific kind of structure or you can say a culture. ये अफ्रीका से बिलोंग करता है, जहाँ पे एक खास किस्म का आर्किटेक्चर पाया जाता है जिसको मोरिश कल्चर कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुस्लिम स्पेन की जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी वो अपनी ही नोयत की ख़ास किस्म की डेवलपमेंट थी। वहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बहुत फेमस है, वहाँ के गार्डन्स इतने फेमस हैं और इतने खूबसूरत हैं, वहाँ का जो गार्डन कल्चर है कि उसको मोरिश कल्चर भी कहा जाता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन गार्डन्स इज़ द जनरलाइज, एक ऐसा वर्ड है विच कम्स फ्रॉम द अरेबिक जन्नतुल आरिफ। जन्नतुल आरिफ से निकला है जिसका मतलब है इंस्पेक्टर्स पैराडाइज। ठीक है। दिस गार्डन प्रोवर्बियल फॉर इट्स एक्सटेंसिव शेड्स, फॉलिंग वाटर्स एंड सॉफ्ट ट्रीज, बहुत ज़्यादा सायादार दरख्त हैं और वहाँ पे आबशार हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी हवा चलती है क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन इस तरह से है कि वहाँ पे हवा चलती है बहुत ज़्यादा ठंडी और खूबसूरत। एंड इट वाज टेरेस्ड इन द फॉर्म ऑफ amphitheater and irrigated by streams which, after forming numerous cascades, lost themselves among the flowers, shrubs and trees, represented today by a few gigantic cypress and myrtles. Okay. अब हम बात करें कि वहाँ पे इस तरह के टेरेस बनाए गए थे कि गोल
जैसे कि एम्फी थिएटर होते हैं। एम्फी थिएटर एक खास किस्म का हॉल होता है, एक स्टेडियम नुमा हॉल होता है जिसमें दरमियान में एक मैदान होता है और साइड्स पे सीढ़ियों से एक जो ऑडियंस उनके बैठने के लिए जगह बनाई जाती है। एक स्टेडियम टाइप स्ट्रक्चर बन जाता था और जिसके अंदर नदियां बहती थीं और वो नदियां जो थीं वो बहुत से रास्तों से गिर के एक खास किस्म के गार में गिरती थीं और वहां से वो फूलों को और श्रब्स को पानी यानी वो इरिगेट करती थीं और वहां पे साइप्रेस ट्रीज भी थे, खास किस्म के दरख्त भी थे जो वहां से ही बिलोंग करते हैं। The industrial and agricultural products of Muslim Spain were more than sufficient for domestic consumption. While one of the greatest of its river ports exported cotton, olives and oil. Agricultural उनकी जो production थी वो इतनी ज़्यादा थी that it was not only enough for their needs but also they used to export it. वो बाहर भी भेज सकते थे। और सिवाइल एक ऐसी बंदरगाह है जहाँ पे कपास की और जैतून की फसल उगाई जाती थी और वहाँ से जैतून का तेल भी बनाया जाता था। The exports of Malaga and Jaén included saffron, figs, marble and sugar. Now these are the crops from Malaga. Through Alexandria and Constantinople, Spanish products found market as far away as India and Central Asia. So you can see that production spread through Spain to even India and Central Asia. इंडिया और सेंट्रल एशिया तक यहाँ कुछ ऐसे कंट्रीज जो अरबिक कंट्रीज है वहाँ की जो फसलें हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता था। Especially active was the trade with Damascus, Baghdad and Makkah. तो इन मुल्कों में इन शहरों को बगदाद को, दमास्कस को और मक्का को वहाँ की जो ट्रेड थी वहाँ तक जाती थी। The international nautical vocabulary of the modern world contains not a few words which testify to former Arab supremacy on the seas. Okay, nautical vocabulary होती है, nautical बोलते हैं शिप से रिलेटेड, जो बहरी जहाज़ों के जरिए जो ज़ुबान यूज़ की जाती है। तो उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अरब्स के लिए, उनकी जो ट्रेड के लिए, वो ये वाले वर्ड्स हैं: एडमिरल, आर्सेनल, एवरेज, केबल। ओके, तो मतलब उनकी तारीफ में इस तरह के वर्ड्स बोले जाते हैं। मॉडर्न वर्ड कंटेन्स नॉट अ फ्यू वर्ड्स विच जस्टिफाई टू द फॉर्मर अरब सुप्रीमेसी ऑन द सीज। मतलब ये सब इस किस्म के जो थे ना वो उनको रैंक्स दिए जाते थे। द गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ रेगुलर पोस्टल सर्विस. It modeled its coinage on Eastern patterns with the dinar as gold unit and dirham as the silver unit. Okay, now we're talking about currency, that what sort of currency they were using. Arab money was in use in Christian kingdoms of the north. इतना ज़्यादा वहाँ की currency को importance हासिल थी कि दूसरी kingdoms जहाँ पे Christians रहते थे, even in those kingdoms that currency was being used, which for nearly 400 years had no coinage other than Arabic or French. They do not have any coinage or currency of their own. उनके पास अपनी कोई currency नहीं थी, तो वो Arabic या French currency use करते थे. There was a time when not all the countries had money in form of notes. उस वक्त दुनिया में हर मुल्क के पास अपनी currency नहीं होती थी, और जिनके पास नहीं होती थी they used to use currency from other countries. The real glory of this period, however, lies in fields other than political. फील्ड्स मतलब इनकी जो तरक्की का राज था वो पॉलिटिकल नहीं था, बल्कि इस तरह के ट्रेड में, कॉमर्स में और इन चीज़ों में था. अल-हकम अब्दुर्रहमान III successor was himself a scholar and patronized learning. अल-हकम अब्दुर्रहमान III के जो सक्सेसर थे वो एक स्कॉलर थे और उनको जो लर्निंग है, इन तालीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और उन्होंने तालीम के मैदान में बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दी थी. He was generous to scholars and established 27 free schools in the capital. Under him, the University of Cordova, founded in the principal masjid by Abdurrahman III, rose to a palace of preeminence among the educational institutions of the world. So he had made so many institutions around the world, around the country,
and it had a lot of importance around the world. मतलब दुनिया में उनको उन इदारों को जाना जाता था. It preceded both Al-Azhar of Cairo and Nizamiya of Baghdad. These two are again very famous universities of Cairo and Baghdad, and attracted students, Christian and Muslims, not only from Spain but from other parts of the Europe, Africa and Asia. So these universities were so well known all over the world that the people and the students all over the world used to come there to get education. Al-Hakam enlarged the masjid which housed the university, conducted water to it and led pipes and decorated it with mosaics brought by Byzantine artists. इस तरह की खूबसूरत किस्म के आज़ाइशी चीज़ों से उसको सजाया जाता था जो कि बाइजेंटाइन कल्चर का हिस्सा थी, और उन्होंने उस मस्जिद को बहुत ज़्यादा वसी किया और उसको इतना बड़ा कर दिया कि वहाँ पे जो तुलबा की तादाद है उसको अकोमोडेट किया जा सके. He invited professors from the east to the university and set aside endowments for their salaries. So the professors who were teaching there were invited from the east, other countries, and their endowments were there for their salaries. Endowments बोलते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं, who are earning money and that money was used to pay their salaries. In addition to the university, the capital housed a library of first magnitude. There was a huge library as well. Al-Hakam was a lover of books. His agents ransacked the bookshops of Alexandria, Damascus and Baghdad with a view to buying or copying manuscripts. Okay, Al-Hakam was, जैसे हमें पता है कि वो उनको तालीम से मोहब्बत थी, and he also loved books. So he tried to, उन्होंने अपने एजेंट्स को भेजा कि वो अलेक्जेंड्रिया से जो किताबें हैं उनको चोरी करके लाएं, उनको क्योंकि तब ये कल्चर था, और उसके बाद उन्होंने उनको बाय किया ताकि हम बाद में उनको खरीद लेंगे या उनको एटलीस्ट हम बाद में उनके कॉपी कर लेंगे मैन्युस्क्रिप्ट और ये रिटर्न कर देंगे. The books, क्योंकि at that time the books and the knowledge was considered as a weapon and as a power against enemy. So there was a lot of focus on education that they were even ready to ransack books. They did not consider it an illegal thing because they thought that education is the most important need at that time. The books thus gathered are said to have numbered 400,000, their titles filling a catalog of 44 volumes. 4 लाख के करीब जो थी बुक्स थी, इवन उनके जो नाम लिखने के लिए उनको 44 वॉल्यूम्स यानी कि किताबें लिखनी पड़ी. In each one of which 20 sheets were devoted to political works alone. और इसमें सिर्फ जो शायरी की किताबें थी सिर्फ उनकी ही 20 शीट्स या सफ़ात थे सिर्फ उनके नाम लिखने के लिए. Al-Hakam, probably the best scholar among Muslim caliphs, personally used several of these works. His notes on certain manuscripts rendered them highly prized by later collectors. Okay, उनके अपने नोट्स भी थे उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स में जिसकी वजह से उनकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई और खरीदने वाले जो थे सिर्फ इसलिए खरीदते थे कि उसमें उनके अपने नोट्स होते थे. In order to secure the first copy of the Aghni, एक खास किस्म की किताब है which Al-Ishbani, a descendant of Umayyads, was then composing in Iraq. Al-Hakam sent the author 1,000 dinars. उमैया डायनेस्टी के एक डिसेंडेंट थे और उनसे उन्होंने 1,000 dinars पे करके ये बुक्स मंगवाई. The general state of culture in Andalusia reached such a high level at this time that the distinguished Dutch scholar Dozy went इतना ज़्यादा intellectual level था. They were so intellectual and so learned as a nation that एक बहुत फेमस स्कॉलर उनके इस कौम के बारे में कहते हैं कि nearly everyone could read and write. That education was so common that not a single person in that kingdom could not write or read. हर कोई लिख सकता था, पढ़ सकता था. एजुकेशन का ये स्टेटस था. All this when in Christian Europe only the rudiments of learning were known and chiefly by a few churchmen. Okay, so at the same time the Europe who is considered today a well-developed, well-learned part of the world, at that time when they were reading and writing, so there were very few people in Europe who could read or write and they were only churchmen. बहुत जो हाई स्टेटस के लोग थे बस वही लोग यूरोप में लिखना पढ़ना जानते थे, जबकि स्पेन में कोर्डोवा में ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ना लिखना जानता था. So that is all for today, dear girls. Now you will revise all the chapter and also all the question answers, and if you have any question you do let me know and ask me, and tomorrow we will meet with the new lesson. Till then, take care. Allah Hafiz.